नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। महाराष्ट्र से बहुत सारी न्यूजें रोज चल रही हैं। महाराष्ट्र में जितना घमासान मचा हुआ है उतना घमासान तो बंगाल में भी नहीं मचा हुआ है। ममता दीदी उतना घमासान नहीं मचा पा रही हैं जितना कि महाराष्ट्र में चल रहा है। कारण क्या है? शिवसेना ने दो ऐसी पार्टियों के साथ समझौता कर लिया है जो दो पार्टियां देश में करप्शन के लिए मशहूर रही हैं और बहुत कुछ गड़बड़ करने के लिए मशहूर रही हैं। शिवसेना, अब हम ये कहें कि शिवसेना जब तक बीजेपी के साथ रही तब तक उसको वो अवसर नहीं मिला वो करने का जो कांग्रेस के साथ रहकर मिल सकता था, लेकिन आज कांग्रेस के साथ रहकर वो अवसर मिले हैं तो उनका भरपूर लाभ उठाने के लिए उन्होंने उनके साथ हाथ मिलाया। इशू दो तीन हैं आज के, और चूंकि घमासान बहुत ज्यादा चल रहा है, कुछ ना कुछ नया निकलकर रोज दिन में दो तीन बार आता है। और कभी सीबीआई के इन्वेस्टिगेशन के लिए पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है, कभी अनिल देशमुख अपना स्टेटमेंट देते हैं, कभी शरद पवार स्टेटमेंट दे रहे हैं, कभी शिवसेना प्रमुख अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। इन सब के बीच में, जैसे मैंने पहले भी एलिगेशन लगाया, मैंने पहले कहा कि परमवीर सिंह कांग्रेस का प्योर आदमी है और जो शरद पवार करना चाहते थे, यानी कि जो संजय राउत ने शरद पवार के लिए कहा, और यूपीए बिखर रहा है, यूपीए को स्ट्रांग होना चाहिए, अपोजिशन स्ट्रांग होना चाहिए, और आज देश में एक ही लीडर का नाम सामने आ रहा है, वो है शरद पवार। शरद पवार को 2003-04 में पहले ही इसी कांग्रेस ने निपटाया था। आपको याद होगा कि सोनिया गांधी के नॉमिनेशन के लिए जितने लोग थे या तो वो मर गए थे और जो बच गए वो अलग पार्टियां बनाकर चल रहे थे, उनमें से ही एक शरद पवार भी थे। उस समय तो बच गए, लेकिन अभी उनके अरमान फिर से यूपी का चेयरमैन बनने के जाग गए, तो फिर सोनिया गांधी और उनकी जो ब्रिगेड है या जो कांग्रेस की ऊपर की ब्रिगेड है वो कैसे शांत रह सकती थी शरद पवार को धूमिल करने के लिए, यानी कि शरद पवार की क्लेम को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि चाणक्य बताए गए अब मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन बताए जा रहे हैं। परमवीर सिंह ने वो दांव खेला, और वो दांव खेला क्या, जब तक ये जो चोरों का कुनबा होता है ना, ये डकैतों का कुनबा होता है, जब तक वो एक साथ रहता है तब तक तो दूसरों, जिस समय वो लूट डाल रहा होता है उस समय तो वो दूसरों के लिए एक इलस्ट्रेशन तय करता है और अपने आप को संयुक्त करता है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर थोड़ी सी दरार बनती है तो वो भरभरा के पूरा मकान गिर जाता है, जैसे ताश के पत्तों का कोई महल बनाया गया हो। क्यों? क्योंकि सब के सब डकैत हैं। आपको मैं बता दूं, डकैत बड़े ईमानदार होते हैं। जो डकैती डालने के लिए जाते हैं उनका एक सरदार होता है, और सरदार के पीछे कई एक डकैत होते हैं, डकैती डालते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि वो बड़ी ईमानदारी से बंटवारा करते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी वहां बंदूक चलाना जानता है और हर आदमी हत्या करना जानता है, हर आदमी गोली चलाना जानता है। अगर ये जो सरदार है ये और सरदार का जो उप सरदार है ये अगर ईमानदार नहीं होंगे एक दूसरे के प्रति तो फिर गैंग चल नहीं सकता। आज महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही एक गैंग दिखाई दे रहा है जिसमें एक सरदार, जिसको आप शरद पवार कहते हैं, एक सरदार है जो गैंग को बनाता है, लेकिन उसकी सरकार बनाने के लिए मुखिया के रूप में उद्धव ठाकरे जी को चुनता है। उद्धव ठाकरे के नाम से जितने भी बिल फाड़े जा सकते हैं वो सारे बिल उद्धव ठाकरे के नाम से फाड़े जा रहे हैं। और खेल कौन कर रहा है? उद्धव ठाकरे की जो जो अक्षमताएं हैं, जो उनके अंदर क्षमताएं नहीं हैं नेतृत्व करने की, वो अक्षमताएं उनको परेशान कर रही हैं। हो सकता है कि वो मिले हुए भी हों, हो सकता है कि वो जो बीजेपी के साथ रहकर नहीं कर पा रहे थे वो अलग से करने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कुछ हो रहा हो। और ये भी हो सकता है कि वो इनोसेंट हो। लेकिन शरद पवार तो घुटे हुए पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक नहीं, और कांग्रेस तो बहुत ही घुटी हुई पॉलिटिशियंस में से एक है, इसमें भी कोई शक नहीं। अब अनिल देशमुख जिस समय ये कह रहे हैं बात कि मैं तो उस समय था ही नहीं जिस समय सचिन वाजे का ये जो एंटीलिया मामला तय हुआ था, या जो जिलेटिन की छड़ों का मामला है, और मेरे से कहा गया कि मैं डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं तो उस समय था ही नहीं। सवाल यह आता है कि एपिडेमिक के टाइम पर ऑनलाइन कम्युनिकेशन इतना डेवलप हो चुका है और इतने साधन आपके पास आ चुके हैं कि उन साधनों में आप कहां पर हैं, कहां पर नहीं हैं, आपकी एयरलाइन की टिकट कहां पर है और आप किस स्थान पर हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। सुप्रीम कोर्ट हियरिंग जब ऑनलाइन कर रहा है, हमारे जैसे लोग सारे सेमिनार, दिन में मैं हर रोज नहीं तो दूसरे दिन मैं सेमिनार करता हूं देश में किसी न किसी यूनिवर्सिटी के साथ, किसी कॉलेज के साथ, और जब मैं ऑनलाइन कर रहा हूं, जहां मैं फिजिकली जाता था, एक दिन दो दिन खराब होते थे, वहां 1 घंटे में अपना काम हो जाता है। सीधा ऑनलाइन कनेक्ट होते हैं और हमको जो कहना होता है वो कह लेते हैं, और जैसे भी कनेक्टिविटी करनी होती है, जैसे भी अपने उद्बोधन हुए होते हैं, सामने से कम्युनिकेशन करना होता है, वो कर लेते हैं। इसलिए आज फिजिकली कोई व्यक्ति कहीं उपस्थित हो इसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं है।
अब एपिडेमिक के बाद तो ये सिद्ध हो चुका है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि परमवीर सिंह, जो कल तक सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, जिसमें लगातार डिमांड हो रही थी कि एसएसआर केस में सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, जो नार्कोटिक्स का मामला है उसमें सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर कंगना रनावत की डिमांड थी कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन हो, और जब तक मुंबई पुलिस के वो कमिश्नर रहे तब तक वो सीबीआई को अपोज करते रहे और ये कहते रहे कि और उनके ही जो 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 नेतृत्व करने वाले मुख्यमंत्री हैं उन्होंने तो सीबीआई का जुरिडिक्शन भी वहां से खत्म कर दिया। यानी कि जो एक ऑटो कंसेंट होती थी करप्शन के मामले में, वो करप्शन की ऑटो कंसेंट भी उन्होंने लिखित ऑर्डर करके वो विड्रॉ कर ली। और आज परमवीर सिंह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो कह रहे हैं कि इस मामले में जो सचिन वाजे का मामला है, 100 करोड़ रुपए का मामला है, जो करप्शन का मामला है, और होम मिनिस्टर का जो जिस प्रकार से करप्ट जो पैसा वसूली का मामला है, एक्सटॉर्शन करते हैं, वो उद्धापन करते हैं, पैसा वसूल करते हैं, उस मामले की सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। ये कौन से परमवीर सिंह हैं मैं समझ नहीं पा रहा हूं। ये वही परमवीर सिंह हैं क्या जो कल तक कह रहे थे कि नहीं सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई तो यहां घुसेगी भी नहीं, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती, हम बेस्ट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और आज वो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, यानी कि उनका स्वयं का महाराष्ट्र पुलिस से विश्वास उठ चुका है, उनका स्वयं का महाराष्ट्र सरकार से विश्वास उठ चुका है। ये किसके डायरेक्शन पर हो रहा है? या फिर क्या उनको लगता है कि ये पुलिस वर्सेस गवर्नमेंट हो चुका है और पुलिस वर्सेस गवर्नमेंट में पुलिस ही निपटेगी, गवर्नमेंट तो अपने आप को बचा ही लेगी, और निपटाया जाएगा तो पुलिस को निपटाया जाएगा? ऐसा सिचुएशन न क्रिएट हो, इसके लिए क्या मैं सुप्रीम कोर्ट जा सकता हूं? कम से कम प्राण तो बच जाए। और अगर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं तो प्राण बच जाए। सुप्रीम कोर्ट जाने पे के दो कारण हो सकते हैं। एक तो यह है कि ये सिद्ध हो कि मैं जो एलिगेशन लगा रहा हूं वो बिल्कुल परिपक्व है और उसमें किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है, और मैं बिल्कुल सत्यवादी हरिश्चंद्र की औलाद हूं, इसलिए मैं हरिश्चंद्र की दृष्टि से बोल रहा हूं। एक एएसआई, आप सोच सकते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एक एएसआई ऐसा व्यक्ति है जो जहां से वो शुरू होता है और पुलिस कमिश्नर तक पहुंचता है। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस, जैसे भी सुप्रीम कोर्ट जब किसी गंभीर मामले में सजा सुनाता है और सजा मौत देता है तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस होते हैं, और इतनी बड़ी तरक्की भी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में होती है, और वो बिना पॉलिटिशियन की सांठगांठ के हो नहीं सकती। यानी कि सरकार या तो ईमानदारी से काम कर रही हो तो प्रमोट करती है, अदरवाइज वो इतना बड़ा प्रमोशन नहीं हो सकता कि कोई पुलिस कमिश्नर बन जाए। परमवीर सिंह चूंकि उनकी ब्रिगेड के व्यक्ति थे, इसलिए एएसआई से वो पुलिस कमिश्नर तक बने, किंतु अब इस स्टेज पर जाकर उनको जब निपटने का नंबर आया तो या तो सोनिया गांधी के कहने पर, यानी कि राहुल गांधी के ताजपोशी को बचाने के लिए, यूपीए की सरदार को बचाने के लिए वो सब कुछ कर रहे हैं ताकि शरद पवार इसमें निपट जाएं और शिवसेना भी निपट ही जाएगी और कांग्रेस अकेली सत्ता में बचेगी। कांग्रेस का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार का है कि कांग्रेस ने जिसके साथ गठबंधन किया उसको समाप्ति कर दिया हो, चाहे वो जनता पार्टी हो। आपको याद होगा कि जनता पार्टी के साथ एक बार कोलैबोरेशन संजय गांधी ने करवाया था और 1978 की सरकार बनी थी। तो कांग्रेस ने जिस राज्य में भी जिसके साथ भी आज तक सरकारें बनाई हैं, कांग्रेस ने वो पार्टी ही खाकर समाप्त कर दी। और यहां पर तो मामला शरद पवार को यूपीए का चेयरमैन बनाने का हो रहा था, इसलिए वो कांग्रेस का ये खेल सेना को और शिवसेना को और एनसीपी को खत्म करना, ये तो स्वाभाविक सी बात है। इस प्रकरण में ही अभी एक और नई चीज जो मुझे लगता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता सभी को है, वो ये है कि शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी डिसाइड करेंगे देशमुख को निकालना कि नहीं निकालना। क्या उद्धव ठाकरे पर भी ये एक्सटॉर्शन हो रहा है? उद्धव ठाकरे पर एक्सटॉर्शन का मतलब उद्धव ठाकरे की बहुत सारी नब्ज क्या दबा कर रखी हुई हैं अभी शरद पवार ने, और शरद पवार ने कहा कि अगर तुम हटाकर देख पाओ तो देख लो, और मैं तो तुम्हारे ऊपर ही छोड़ता हूं, अगर तुम हटाओगे तो और गंभीर परिणाम भुगतोगे और नहीं हटाते हो तो भी गंभीर परिणाम। तो उद्धव ठाकरे कुछ इस स्थिति में इस समय फंसे हुए हैं कि वो न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। अगर अनिल देशमुख को हटाते हैं तो बहुत सारी फाइलें हैं ऐसी जो शरद पवार खोलना शुरू कर देंगे, तो उद्धव ठाकरे का पॉलिटिकल करियर खत्म हो ही रहा है, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर वो नहीं हटाते हैं तो फिर जनता उनके पीछे पड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी उनके पीछे पड़ी हुई है और तमाम तरह के और सिस्टम पीछे पड़े हुए हैं। तो क्या
इस समय परमवीर सिंह ने जिस समय एलिगेशन लगाया, उद्धव ठाकरे को लेटर लिखा, उस लेटर के बाद सुप्रीम कोर्ट जाना इस बात का परिचायक है कि आप अनिल देशमुख को हटा दीजिए, और अनिल देशमुख को जैसे ही हटाओगे वैसे ही एनसीपी वर्सेस शिवसेना आमने सामने हो जाएगी, क्योंकि एनसीपी का अजित पवार के बाद इस समय सबसे अगर मुखर कोई चेहरा है एनसीपी की तरफ से, जिनको यह कहा जा सकता है कि शरद पवार के बाद अगर कोई भी किसी की बात माननी है तो वो अनिल देशमुख है। अनिल देशमुख मतलब पक्के पिट्ठू शरद पवार के। तो शरद पवार के पक्के पिट्ठू को अगर आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो लात उठाकर गोली लात मारेगी, और लात मारेगी तो आपके मुंह पर लगेगी, और आपके मुंह पर लगी तो थोपड़ा टूट जाएगा। और ऐसा जैसे ही हुआ वैसे उद्धव ठाकरे का नक्शा बिगड़ने वाला है। ये मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये दोनों कर रहे हैं, यानी कि शरद पवार कह रहे हैं उद्धव ठाकरे से कि हटा सकते हो तो हटा लो, तुम्हारे पास हमने कह दिया, फिर देखना क्या परिणाम होंगे। और दूसरी तरफ परमवीर सिंह जो कांग्रेस का मोहरा है, वो कह रहे हैं अगर नहीं हटाया तो हम सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, क्योंकि मैंने पहले चिट्ठी लिखी थी, सब कुछ कर दिया था, तुमने नहीं हटाया उनको, अब हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो पॉलिटिक्स के ये जिसको हम कहें गोटे हैं, वो दोनों नहीं तीनों पार्टियां लगातार चल रही हैं। लोगों ने अभी एक स्टेटमेंट और आ गया, मैं कहूं कि संजय राउत का स्टेटमेंट आ गया। संजय राउत ने कहा कि परमवीर सिंह तो बीजेपी का आदमी है। अब परमवीर सिंह अगर बीजेपी का आदमी है तो प्रज्ञा ठाकुर के मामले में परमवीर सिंह क्या कर रहा था जिस समय वो एएसआई एटीएस था, और जिस समय अभी एसएसआर केस चल रहा था वो पुलिस कमिश्नर कैसे बन गया? वहां तो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट थी, और बीजेपी गवर्नमेंट के टाइम पर उनको बड़े बड़े पद क्यों नहीं मिले? ये सारे प्रश्न हैं। तो आप एलिगेशन लगाते समय तो कम से कम एक लॉजिकल रीजनिंग तो होनी ही चाहिए। अब सामना ने कह दिया कि नहीं बीजेपी का आदमी है। सामना में भी लिखते समय उनको लिखने वाले एडिटर को तो ये सोचना ही चाहिए कि भाई बीजेपी का आदमी कहने से पहले कम से कम सोच तो लो कि परमवीर सिंह किसके साथ काम करके आया, और एएसआई से बनकर पुलिस कमिश्नर कहां से बन गया, और कौन से ऐसी अथॉरिटी थी जिनकी वजह से बन गया, और उसकी जो केस हिस्ट्री है, अगर वो बीजेपी का आदमी था तो प्रज्ञा ठाकुर को इस प्रकार से मारपीट होती क्या? प्रज्ञा ठाकुर की जिस प्रकार से उसने दुर्दशा की, उस समय सरकार किसकी थी? उस समय सरकार कांग्रेस की थी, और कांग्रेस भगवा आतंकवाद सिद्ध कर रही थी। कांग्रेस भगवा आतंकवाद सिद्ध करने के लिए परमवीर सिंह यातनाएं दे रहा था प्रज्ञा ठाकुर जी को। तो क्या कहा जाए कि कांग्रेस के एजेंडे को पूरा करने वाला परमवीर सिंह बीजेपी का आदमी था? तो सामना को लिखते समय भी ये सोचना ही चाहिए था। लेकिन इस समय मुझे लगता है कि परमवीर सिंह ये चाहता है, परमवीर सिंह से मतलब कांग्रेस ये चाहती है कि अनिल देशमुख को आप हटाएं। अनिल देशमुख के हटने का मतलब है शरद पवार विचलित होंगे, और शरद पवार विचलित होने का मतलब है कि उद्धव ठाकरे वर्सेस शरद पवार हो जाएगी, और अंदर के बहुत सारे जो राज हैं, अंदर बहुत सारे जो तिकड़में बिठाई गई हैं वो, और बहुत सारी गोटियां फिट करी हैं, वो सब धीरे धीरे करके एक्सपोज होना शुरू हो जाएंगे, वो सब एक एक करके निकलनी शुरू हो जाएंगे, और देश को पता लगना शुरू हो जाएगा। और देश को जब पता लगेगा तो फिर ये मानकर चलिए कि शरद पवार जो कि चाणक्य माने जा रहे हैं, जिनके विषय में कहा जा रहा है कि नहीं वो तो सत्ता में वो तो इस समय देश के सर्वाधिक सीनियर और सर्वाधिक महत्वपूर्ण और सर्वाधिक होशियार नेता हैं, और वो रिप्लेस कर सकते हैं सोनिया गांधी को यूपीए से। तो फिर क्या शरद पवार अब भविष्य में, अब आयु तो थोड़ी कमी रह गई होगी, जितनी आयु उनके पास बची है उतनी आयु में क्या वो अब यूपीए के चेयरमैन हो सकते हैं? बड़ी अच्छी पॉलिटिक्स चल रही है महाराष्ट्र में। जिस समय लुटेरों के पॉलिटिक्स चलती है तो गोलियों की कमी नहीं होती, बंदूकों की कमी नहीं होती, और चलाने वालों को कोई अफसोस नहीं होता। तो वहां पर बंदूकों पे बंदूकें चल रही हैं, और निशाना कौन कब किसका बनेगा कुछ पता नहीं आता। जो शतरंज का खेल सामने बैठकर चलता है उतनी तेज स्पीड से चालें चली जा रही हैं। लेकिन इस मामले में अगर किसी को फाइनली लाभ हो रहा है तो वो कांग्रेस को हो रहा है। वो साइलेंट मूव में बैठी हुई है, और वो चाहती है कि एनसीपी खत्म हो जाए तो एनसीपी को रिप्लेस करके कांग्रेस आ जाए, और शिवसेना भी खत्म हो जाए तो कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का चुनाव हो जाए। ऐसा भी हो सकता है वो सोच रहे हो, और ये भी हो सकता है कि शरद पवार का एटलीस्ट कैरियर खत्म कर दिया जाए, ताकि वो यूपीए के चेयरमैन बनने का कभी भी ख्वाब में भी न सोच सकें। वो वैसे ही विड्रॉ कर जाएं जैसे कि जिस समय सोनिया गांधी कांग्रेस की चेयरमैन बनने जा रही थी, चुनाव था, और उस समय वो विड्रॉ करके पार्टी छोड़कर चले गए थे। ये बहुत सारे एनालिसिस जो मस्तिष्क में आते हैं रोज की न्यूज़ें सुनने के बाद अपने मस्तिष्क में आते हैं। हो सकता है कि मैं अभी वहां तक नहीं पहुंच पा रहा हूं जहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन जो अपने दिमाग में आता है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, और आप उसको अप्रिशिएट करते हैं। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।